अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद युद्ध विराम जारी माना जा रहा है। अभी दोनों देशों के बीच जंगी हालात सामान्य हैं, लेकिन इससे पहले बात करें तो ईरान ने कतर में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर कल निशाना साधा। ईरान ने कतर में स्थित अमेरिकी ठिकानों की ओर 6 मिसाइलें दागी है। इस हमले को अमेरिका पर ईरान की जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं ईरान के हमले पर अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर 14 मिसाइलों को लॉन्च किया था, जिसमें 13 को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, जबकि एक को छोड़ दिया गया। तो देखिए तमाम तस्वीरें इस दौरान सामने निकल कर आई, किस तरह से ईरान की तरफ से जवाब दिया गया अमेरिका को, और जो कतर में तमाम जो ठिकाने थे, अमेरिकी एयरबेस थे, उसे यहां पर निशाना बनाया गया। इस बीच देखिए हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट निपुण आलम बयान जी जुड़ गए हैं। निपुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस में। सर, ये समझने की कोशिश करेंगे, इजराइल की तरफ से सीज फायर को लेकर सहमति जता दी गई है। बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते हुए नजर आए कि भाई जो मकसद था वो पूरा हुआ, लेकिन ईरान इस पर खुले तौर पर कुछ भी बोलता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा है सर? और इजराइल पर ये अटैक क्या समझे इससे? देखिए, ईरान और इजराइल और अमेरिका, ये 3 स्टेक होल्डर्स में थे जो आपस में लड़ रहे थे। इजराइल ने शुरू की थी। इजराइल का कहना ये था कि मुझे एटॉमिक वेपन नहीं बनने देना है। जो ऑब्जेक्टिव ये भी था कि कहीं ना कहीं रिजीम चेंज कर दिया जाए ईरान के अंदर, और अमेरिका इजराइल दोनों प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन वो रिजीम चेंज करना पॉसिबल नहीं हो पाया। अमेरिका ने फिर ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किए, और उस अटैक के बाद अमेरिका का जो टारगेट था, इजराइल का जो टारगेट था, वो पूरा हुआ। अब ईरान की ओर से भी पहले तो इजराइल पर अटैक किया गया था, फिर उसके बाद अमेरिका के जो एयर बेसिस हैं, हम देखें चाहे कतर के अंदर हो, बहरीन के अंदर हो, उनके ऊपर भी अटैक किए गए। उन अटैक के बाद में मान के चल रहा था कि वॉर अब कहीं ना कहीं शांत होगा। अमेरिका दिखाने का प्रयास करेगा कि हमारे एयर बेसिस पर जो अटैक किए गए वो बहुत भारी नहीं थे, बहुत हैवी नहीं थे, हमारा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ईरान इसका सेलिब्रेशन आपको करता हुआ दिखाई देगा कि हमने बहुत बुरी तरह क्या किया है, अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है। ऐसा ही हुआ। हम लगातार इस बात को एनालिसिस कर भी रहे थे। देखिए, वॉर को अगर आपको सीज फायर की ओर लौटना है तो कुछ इसी प्रकार की कंडीशंस बनाई जाती हैं। बात ये थी कि वॉर में जाने के लिए तैयार ना तो ईरान था, ना इजराइल था, ना अमेरिका था। ईरान इसलिए तैयार नहीं था वॉर में जाने के लिए क्योंकि ईरान को पता है कि मेरे बैक में मेरे को सपोर्ट करने के लिए आज कोई भी देश नहीं खड़ा है। थोड़ा बहुत अगर कोई समर्थन दिया तो रूस दिया, चीन भी खुलकर सामने नहीं आया। और जो गल्फ के कंट्रीज हैं तो वो तो जमानी कहते हैं ना, जो जुबानी जमा खर्च होता है वो भी रियलिटी में नहीं कर पाए। पूरा का पूरा जो फोकस था वो किसके ऊपर रहा? आपका रूस के ऊपर रहा। लेकिन क्या रूस इस स्थिति में मदद कर सकता था? ऐसा भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी रूस जो है वो यूक्रेन के साथ एक लंबे कॉन्फ्लिक्ट, लंबे वॉर में उलझा हुआ है। चीन की मदद की उम्मीद थी, लेकिन चीन की ओर से उस तरह का आश्वासन ईरान को नहीं मिल रहा था। इधर अमेरिका भी जानता था कि अगर हम इस वॉर में उलझ गए तो पहले की वॉर उसको याद आ रहे थे। मैं देख रहा था कि अमेरिका की इंटरनल भी सहमति नहीं थी कि वॉर में जाया जाए। यहाँ तक कि जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, वो तक नहीं चाहते थे कि इस वॉर में अमेरिका जंप करे। तो अमेरिका भी नहीं चाहता था कि वॉर हो, क्योंकि जिस प्रकार से रशिया उलझा हुआ है यूक्रेन के साथ, अगर अमेरिका उलझ जाता तो अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान होते। और जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैं वॉर नहीं करूंगा, पहला। दूसरा उनका कहना यह था कि ग्रेट अमेरिका, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो कहीं ना कहीं मंसूबे क्या पानी फिर जाता। इजराइल ऑलरेडी हमस के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, हुतीस के साथ, सीरिया और इराक के अंदर जो बहुत सारे प्रॉक्सीज थे उनके साथ लंबे समय से वो फाइट कर रहा था। उसने काफी कमजोर ईरान को बना दिया था। जो ईरान की एक प्रॉक्सी पावर थी उसको डाउन किया था। यहाँ तक कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उसको डिस्टर्ब कर दिया गया अमेरिका के द्वारा। तो मुझे लगता है कि सभी देशों के अपने अपने इंटरेस्ट नहीं थे कि इसमें वॉर में जाया जाए। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से ये सॉल्यूशन निकाला गया। और आपने देखा होगा कि जब ईरान ने कहा कि मैं जब अटैक करने वाला था तो मैंने कतर और अमेरिका के ऑफिशियल्स को पहले ही इन्फॉर्म किया गया था। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था ईरान की तरफ से, क्योंकि ये समझ में आ गया था ईरान को भी कि अगर वो डायरेक्ट पंगा अमेरिका से लेगा तो ये उसके लिए भी ठीक नहीं है। सर, आप बने रहिए, हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं विनोद दत्ता जी। सर, ये जो लगातार हम बात कर रहे थे निपुण जी के साथ कि देखिए सीज फायर जिसका डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं। इजराइल अब इस पर अपनी बात रखता हुआ बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से प्रतिक्रिया तो सामने आ गई है कि ऐलान सीजफायर का उनकी तरफ से कर दिया गया, जो मकसद है वो पूरा हुआ, लेकिन ईरान इस पर अभी तक क्यों चुप है? फिर इजराइल पर जो अटैक हुआ सीजफायर के ऐलान के बाद उसको क्या समझे? दूसरी तरफ ये भी समझने की कोशिश करेंगे जिस तरह से ईरान के विदेश मंत्री जब गए थे रशिया से बातचीत करने, यहां पर पुतिन से मुलाकात होने का उनका कार्यक्रम था, क्या लगता है वो ईरान वेट एंड वॉच की स्थिति में था कि अगर रशिया सपोर्ट करता है तो खुले तौर पर युद्ध जारी रहेगी और अगर नहीं सपोर्ट करता है तो सीज फायर की तरफ आगे बढ़ेंगे? और जो मीटिंग थी वो क्या बेनतीजा थी? उसके बाद ये निर्णय लिया गया, लेकिन ईरान की चुप्पी, क्या समझे इससे सर? देखिए, जब तक ईरान का कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाता तब तक ये सीज फायर को एक्स पार्टे माना जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को कहा है और इजराइल ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। और इजराइल अमेरिका काफी अच्छे घनिष्ठ संबंध है और मधुर संबंध है, लेकिन उसके बाद भी ईरान का कई टारगेट्स पे वॉर करना और ईरान की जो सरकार है या हुकूमत है वहां से अगर कोई आधिकारिक घोषणा आती है तभी इसको बाइलेटरल सीज फायर कहा जाएगा, वरना ईरान अभी भी इस स्थिति में है कि वो इस तरह के अटैक अभी भी लॉन्च कर सकता है, क्योंकि उसके पास अभी भी कम से कम 8 या 10 दिन युद्ध लड़ने की क्षमता है, क्योंकि उसके बाद तो उसके लिए शायद ये ऑपरेशन टेनेबल नहीं रहेगा। हम एक बार फिर से निपुण जी के पास जाएंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे। निपुण जी, क्या लगता है अमेरिका जो लगातार सीज फायर करता रहा, क्या प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की गई? क्योंकि देखिए, सीज फायर का जो राग है वो हर मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलापते रहे हैं, चाहे भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति हो उस दौरान भी, और एक बार फिर से जब सीज फायर अमेरिका की तरफ से कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट करते हुए नजर आए, ईरान ने अमेरिका को चेहरा दिखा दिया और इजराइल पर यह बड़ा अटैक किया गया। क्या प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है ईरान पर इजराइल के साथ मिलकर? देखिए, प्रेशर तो है ईरान के ऊपर से, तो कोई दो राय नहीं है, और अच्छा खासा प्रेशर ईरान के ऊपर है। और हमको दिखता भी है कि खामनेई साहब खुद घबराए हुए हैं। खामनेई साहब अपने अगले सक्सेसर की घोषणा करते उनको दिख रहे हैं कि मैं नहीं रहा तो ये होंगे, जिस प्रकार की इमोशनल अपील। और देखिए, मैं मानता हूं कि हम कितना भी दावा कर लें ईरान इजराइल कुछ भी है, लेकिन एज ए अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखने के अकॉर्डिंग और हम उसको एनालिसिस करें तो हमेशा हम इस बात को एनालिसिस करते हैं कि स्ट्रेटेजिकल स्ट्रेंथ किसकी है, कौन देश कितना लंबा चल सकता है। हालांकि यूक्रेन की बात भी नहीं की जा रही थी कि वो रशिया के सामने इतना लंबा टिक जाएगा, लेकिन यूक्रेन का रीजन क्या था, उसके पीछे वेस्ट ब्लॉक का पूरा क्या सपोर्ट था। लेकिन अब देखिए, ईरान अगर फाइट करता तो ईरान के पास फाइट करने के लिए उसके बैक में कौन आ रहा था? रशिया, अमेरिका भी जानता है कि वो यूक्रेन का वॉर छोड़कर ईरान के पक्ष में आने वाला पूर्ण रूप से नहीं है। चीन का उस प्रकार का आपको समर्थन मिल नहीं रहा है। गल्फ के जो कंट्रीज हैं वो साइलेंट मूक दर्शक बने हुए हैं। वो कहते हैं ठीक है, ईरान खत्म हो तो अच्छा है, फालतू में बहुत डिस्टर्बेंस इस एरिया में क्रिएट करता है। रीजन है कि सऊदी, यूएई, कतर जितने भी देश हैं, इन सब के अमेरिका के साथ बेटर रिलेशंस है। इवन अमेरिका इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेता भी है ईरान से कि हम तुम्हारी ईरान से क्या सिक्योरिटी देंगे। तो ईरान किस प्रकार से फाइट कर पाता है? और खुद ईरान आप देखिए 95 से क्या कर रहा है, ईरान सेशन झेल रहा है। उसके पास इतने फंड्स नहीं है कि वो अपने वेपन के जखीरे को, चाहे उसके आपके एयरक्राफ्ट की बात करें, वेपन वॉरहेड्स की बात करें, वो उसके पास में 79 से पहले 81 से पहले जो थे उन्हीं को मॉडिफाई करके कैसे भी करके उनसे क्या कर फाइट कर रहा है। तो मैं मानता हूँ कि बैलिस्टिक मिसाइल जरूर ईरान ने बनाई, जिनके माध्यम से उसने इजराइल को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन उतनी तबाही नहीं। शुरुआत में 200 मिसाइल दाग दिए, फिर 150, 150, फिर 50, फिर 5, 10, ऐसे आपको खबर आने लगी। इसका मतलब ईरान ऑलरेडी क्या खाली हो रहा था मिसाइल से। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा एक पूरा अच्छा खासा दबाव था, लेकिन ईरान चाहता था कि सम्मान तरीके से, ताकि मैं अपनी जनता को ये रिप्लाई दे सकूं कि भाई मैंने जो मुकाबला किया वो डटकर किया, और आखिरी जो पंच है ना, जो लास्ट पंच है, वो मेरी ओर से क्या हुआ, अमेरिका के ऊपर हुआ है कि मैंने कतर और बहरीन में लास्ट पंच करके क्या किया, एकदम से वॉर को रुकवा दिया है। तो ईरान का जो पूरा इस प्रकार का जेस्चर था जो हम लोग कल देख रहे थे कि एकदम करने के बाद में, अटैक करने के बाद में ईरान की जो तेहरान है, तेहरान में सड़कों पे जश्न हो गया। मतलब विद इन हाफ एन आवर लोग सड़कों पे आ गए, जश्न मना रहे कि हमने कमाल कर दिया, हमने मार दिया, ये कर दिया। यानी कि पूरा प्री प्लानिंग था
कि कतर को पहले इन्फॉर्म करो, अमेरिका को पहले इन्फॉर्म करो जी। कि हम अटैक करेंगे, आप हम आपको प्रिजर्व कर लेना, सेव कर लेना, कल वो नुकसान आपका ज्यादा ना हो, क्योंकि हमें अपनी पब्लिक को दिखाना है कि पब्लिक में अगर उसको दिखाए बगैर, अटैक किए बगैर ईरान कर देता तो गवर्नमेंट के ऊपर एक फेज होता है पब्लिक का, वो कहीं ना कहीं लूज हो जाता है। बिल्कुल, और देखिए हो सकता है पब्लिक के सेंटिमेंट्स को यहाँ पर किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे, उनके सेंटिमेंट्स बरकरार रखे, ये कोशिश यहाँ पर जरूर ईरान की तरफ से की गई है। विनोद जी, मैं आपका रुख करूंगी, और आप अपनी बात रख रहे थे सर, और ये भी समझा रहे थे कि अगर ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आता है तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो बात निपुण जी कह रहे थे, क्या अलग थलग पड़ता हुआ जिस तरह से ईरान नजर आया, चाहे नाटो की बात करें या फिर अगर हम ये भी देखें कि G7 में भी तमाम जो देश है वो सपोर्ट करते हुए नजर आए इजराइल को, अमेरिका पूरी तरह से साथ खड़ा हुआ नजर आया, रूस चाइना जो बयान तो दे रहा था लेकिन जो बैक सपोर्ट भी करता हुआ नजर नहीं आया था, तो क्या लगता है अब ईरान कुछ ही देर बाद ऐलान कर सकता है युद्ध विराम को लेकर? और क्या एक और बात में समझने की कोशिश करेंगे जो इजराइल की तरफ से कहा गया कि जो हमारा मकसद था वो पूरा हुआ, तो क्या वहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कुछ असर देखने को मिल रहा है? क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? जो मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कराना था, उसे नेस्तनाबूद करना था, क्या वो पूरा हो चुका है? देखिए, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था जी, वो पूरा जग जाहिर था और अमेरिका उसको काफी दिनों से मॉनिटर कर रहा है। लेकिन अमेरिका की ये जो दोहरी राजनीति और जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का, उस पर कोई असर पड़ा? हालांकि देखिए अमेरिका की तरफ से 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना भी बनाया गया, तो जो मकसद था इजराइल का वो पूरा हुआ। इस स्टेटमेंट से हम क्या समझे सर? देखिए, यही जो स्टेटमेंट था, ये तो हम भी जानते हैं कि ईरान एटॉमिक वेपन बनाएगा जी, उसको भी पता है कि मेरी सिक्योरिटी की एक ही गारंटी है, न्यूक्लियर वॉरहेड, जिसको मैं न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के तहत यूज करके अपनी सिक्योरिटी को क्या कर सकता हूँ, रख सकता हूँ। देखिए, ईरान एक उस तरह की इमेज बन गया है इस्लाम के अंदर कि ईरान वो देश है जो वेस्ट ब्लॉक के सामने सीना तान के खड़ा है, नहीं तो मोस्टली देश तो सरेंडर कर चुके हैं, सऊदी वगैरह पपेट बन चुके हैं, जो विरोध किए थे वो जमी दोज हो चुके हैं। चाहे हम इराक की बात करें, सीरिया की बात करें, किसी भी देश की, हम गद्दाफी की बात करें, वो सब आपका मिट्टी में समा गए हैं। केवल ईरान ही एक ऐसा देश है तो उस कल्चर के लिए अब ईरान जानता है कि जो मुझे कल्चरली एक एडवांटेज मिल रहा है इस्लाम के अंदर, उसमें सपोर्ट में कोई नहीं है, तो मेरी सिक्योरिटी के लिए मेरे पास एक ही विकल्प है, न्यूक्लियर वेपन को बनाना। इजराइल भी इस बात को जानता है, अमेरिका इस बात को जानता है कि अगर हम ग्राउंड इन्वेजन करें तब जाके हम रोक सकते हैं, लेकिन ग्राउंड इन्वेजन करना ईरान में मुश्किल नहीं, नामुमकिन जैसा है, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कहीं ऐसा ना फंस जाए। तो जरूरी थी कि कुछ सालों के लिए, कुछ समय के लिए अगर हम ईरान के प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर दें, ताकि इन बिटवीन हमको तैयारी करने का, कुछ प्रिपरेशन करने का मौका मिल जाए, हम और कैसे प्लान कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ साल पीछे जरूर ईरान का प्रोग्राम आपका भेज दिया है, छोड़ दिया है। नहीं तो अगर शुरुआत हो गया था तो इसके अगर किए बगैर, इसके बाद जो हमको पता चले आज से 10 दिन बाद, 1 महीने बाद कि ईरान ने अपना एटॉमिक टेस्ट कर लिया, तो क्या रह जाएगी इजराइल की और क्या रह जाएगी अमेरिका की? तो मुझे लगता है उन्होंने वो टारगेट अचीव किया है, ईरान को कई साल पीछे फेंका है ताकि वो अपने प्रोग्राम को ना बना सके। लिहाजा आगे देखना होगा, पर मुझे लगता है कि ईरान बनाएगा जरूर। ये महत्वपूर्ण बात कही सर आपने कि कुछ वक्त, कई साल तक पीछे जो है वो यहाँ पर ईरान को ढकेलते हुए न्यूक्लियर प्रोग्राम में इजराइल जरूर नजर आया, अमेरिका ने भी इसमें साथ दिया। अब हार्मूज स्ट्रेट को भी सर हम समझ सकते हैं कि अब जब ये इस तरह की सीजफायर का ऐलान, अगर ईरान सपोर्ट, इस तरह का ईरान का आधिकारिक बयान सामने निकल कर आता है, तो ये कह सकते हैं कि हार्मूज स्ट्रेट को लेकर जो जानकारी सामने निकल कर आ रही थी कि हार्मूज जल डमरू मध्य में बंद कर देगा वो इलाका, जिससे वैश्विक संकट के बादल भी मंडराते हुए नजर आए थे। तो क्या लगता है अब सीज फायर के बाद इस पर जो ईरान है फिर से सोचेगा और इसको जो फैसला लेने वाला था, या ये कहे कि एक वैचारिक सहमति मिलती हुई नजर आ रही थी, उससे अब जो राहत मिलती हुई पूरे वैश्विक स्तर पर नजर आएगी? नहीं, जाहिर सी बात है, जब आपका सीज फायर अगर हो गया है और वॉर को रोक दिया गया है, तो अभी भी देखिए पार्लियामेंट ने परमिशन दी थी कि हम हार्मूज स्ट्रेट को बंद करेंगे, लेकिन सुप्रीम लीडर ने भी परमिशन नहीं दी थी। सुप्रीम लीडर का मतलब जैसे हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा साइन कर देना, परमिशन दिया जाना, तो वो नहीं हुआ था, तो यानी कि फाइनली वो भी बिल ही था
वो अभी एक्ट तो बना नहीं था, कोई कानून तो बन नहीं गया था ईरान का। तो एक तो ये बात है। दूसरा, अब ये जो वॉर रोकने का जो दबाव है वो ईरान के अलावा इजराइल और अमेरिका पर भी था कि भाई अगर आपने वॉर नहीं रोका और ईरान ने होर्मुज स्टेट को अगर बंद कर दिया तो 90% एशिया की जो तेल गैस की आपूर्ति है वो होर्मुज स्टेट से होती है। पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 20 से 25% जो ऑयल और गैस की आपूर्ति है वो इसी स्टेट से आपकी होती है। हाँ। ये केवल क्या आपका तेल के नहीं बल्कि ट्रेड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होर्मुज स्टेट है जी। तो कहीं ना कहीं वो भी दबाव जो था अमेरिका के ऊपर भी था, इसराइल के ऊपर भी था कि अगर ऐसा किया जाता है तो और बहुत सारे देशों से प्रभावित हो जाएंगे, वहां पर तेल के रेट बढ़ जाएंगे, गैस के रेट बढ़ जाएंगे, उसका सीधा इम्पैक्ट क्या होगा देशों के इकोनॉमी में पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वो दबाव भी काफी बड़ा दबाव अमेरिका इजराइल के ऊपर था। बिल्कुल दबाव यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा था सर। और हम रुक भी कर लेते हैं, विनोद दत्ता जी से भी जरा समझ लेते हैं। लेकिन देखिए लगातार हम अहम जानकारी बता रहे हैं कि इजराइल की तरफ से युद्ध विराम को लेकर ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन सर मैं ईरान के स्टेटमेंट का इंतजार कर रही हूँ क्योंकि कार्रवाई तो इजराइल में ताबड़तोड़ की गई है, जहां पर जो बिल्डिंग्स जो रिहायशी इलाके थे उनको निशाना बनाया गया, लेकिन अभी तक चुप क्यों है ईरान, ये भी जरा समझ लेते हैं। सर क्या ईरान क्यों स्टेटमेंट नहीं दे रहा है? ईरान अभी तक कोई स्टेटमेंट देने से क्यों कतरा रहा है? इसकी वजह हम समझने की कोशिश करेंगे, या यूं कह सकते हैं कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है ईरान। बिल्कुल, देखिए आपने जो कहा वेट एंड वॉच की स्थिति में है और वो भी देख रहा है कि अमेरिका इजराइल के क्या दावे निकल कर आ रहे हैं, किस तरह कंडीशन निकल कर आ रही है। लेकिन आपने एक बड़ी बात देखी कि रात जब ईरान ने अटैक किया अमेरिका के कतर के ऊपर, ये जो वेयर बेसिस थे या बहरीन के ऊपर, तो तेहरान की सड़कों में जश्न स्टार्ट हो गया विद इन हाफ एन आवर। हाँ। आधा घंटा भी नहीं लगा। जैसे पहले से एक प्लानिंग थी कि हम अटैक करेंगे, अटैक के बाद ही तुम जीत का जश्न मनाना शुरू कर देना। ये कुछ वैसा ही था जैसे पाकिस्तान में केक बटने लगे थे कि हम जीत गए। तो ईरान उस तरह का सेलिब्रेशन करता हुआ दिख रहा था। और मैं उसी समय से देख रहा था अमेरिका, इजराइल, ईरान के कुछ स्टेटमेंट आने लगे थे। ईरान कहने लगा कि हमने बहुत तबाही मचा दी है, ताकि जो ईरान का पब्लिक का जो सेंटिमेंटल है वो हो जाए सरकार। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण मैं सवाल करूंगी। एक बार फिर से जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर को लेकर ऐलान करते हुए नजर आए, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो सपना है नोबेल शांति पुरस्कार लेने का, क्या वो पूरा होगा? अब देखिए ये उनका तो सपना है ही, और देखिए मुझे लगता है वो काम इस पर कर रहे हैं और पर जिस प्रकार से अटैक किया। लेकिन देखिए क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ना एक बड़ा विचित्र सा चेहरा होता है। यहाँ पर नैतिकता, भावना ये सब मायने नहीं करती, मायने करती है आपके इंटरेस्ट। और नोबेल लेने को लेकर भी जो पीस का हम बात करें, जो अटैक करने के बाद फिर अपना भी खुद ही एक देवदूत बनकर घोषणा कर दिया। उन्होंने मुझे लगता नहीं कि इजराइल से पूछा, ईरान से पूछा कि यू आर रेडी फॉर द सीज फायर। अपने आप एकदम देवदूत टाइप से बनकर के सीज फायर की डिक्लेरेशन हम घोषणा कर रहे हैं। तो ये जो एक नजरिया है ना डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका के, वी आर द बॉस, हम तय करेंगे मिडिल ईस्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, हमने कहा बस तो बस, वो एक नजरिया मुझे देखने को लगा। और निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप लगे होते हैं प्रयास में कि मुझे पीस का एक मिल जाए, नोबेल। बिल्कुल सर, और पाकिस्तान से भी उन्होंने कहलवा दिया। अब देखते हैं कि क्या अब डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर भविष्य होता है। सर आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें साझा की हमारे दर्शकों तक, आपका बहुत शुक्रिया। विनोद दत्ता जी भी हमारे साथ जुड़े थे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया।